नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल वेल्थ क्रिएटर पे। तो आज हम फिर से एक नई आईपीओ के साथ डिटेल डिस्कशन करेंगे और जानेंगे इस आईपीओ के बारे में। ये अपकमिंग आईपीओ इसी वीक में आने वाला है दोस्तों, जल्दी। तो इसका नाम है इनोएक्स CVA आईपीओ करके है। बेसिकली ये है लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ सिनोजेटिक लिक्विड स्टोरेज जो सिलेंडर होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन टैंक इन इंडिया और कैटर्स जो होते हैं ग्लोबली रिक्वायरमेंट उनको पूरा करता है। तो स्पेशली ये बल्क ऑर्डर करता है और इसके डिटेल डिस्कशन जानेंगे इसके फाइनेंशियल पैरामीटर, फंडामेंटल्स के बारे में, कंपनी कितनी स्ट्रांग है, हमें आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, और जानेंगे जीएमपी मार्केट में क्या डिमांड बनी हुई है इसकी। तो ये सब डिटेल डिस्कशन करेंगे, पर उससे पहले वीडियो को लाइक से और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं आयोनेक्स इंडिया आईपीओ की। आयोनेक्स इंडिया का आईपीओ जो है वो जल्दी आपको देखने को मिलेगा। तो हमने इसकी वेबसाइट पे जाके देखा है आयोनेक्स इंडिया क्या करती है। तो बेसिकली जो है ये कंपनी स्टेबल हुई थी दोस्तों, इनकॉर्पोरेट हुई थी 1991 में। तो इनोवेक्स जो है बेसिकली करती है न्यू एप्लीकेशन टू मीट द एवरी डायनेमिक नीड्स ऑफ द डिज़ायर इंडस्ट्रियल मटेरियल्स को करती है। बेसिकली ये इनका क्लाइंटेज स्पेस काफ़ी बड़ा है दोस्तों, और स्पेशली जो है इनोवेटिव इंजीनियरिंग एंड कटिंग एज मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्टीज़ फॉर देयर स्टैंडर्ड एंड कस्टम बुल्ट रिक्वायरमेंट। तो उसके हिसाब से ये काम करती है। तो इनके जो अगर देखेंगे तो ये इंडस्ट्रियल गैस चैम्बर्स जो है वो बनाती है। फूड और बेवरेजेस में जो है इसके जो सिलेंडर बनते हैं जिस टाइप के, उसको ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। काफ़ी हैवी टाइप के होते हैं ये। बाकी LNG और LCNG की जो बात करें, जिसमें लेके जाते हैं स्टोरेज, आपने देखा होगा LPG लेके जाते हैं, जिस जो टैंकर बने होते हैं उस टाइप को ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। इंडस्ट्रियल में इसका काफ़ी है, वहाँ भी ये सिरो साइनिफिक करके जो है उस पर काम करती है। हाइड्रोजन जो गैस होती है या नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैसेस के लिए जो सिलेंडर बनते हैं उनको मैन्युफैक्चरिंग करती है। हेल्थ केयर है, लाइफ साइंस में भी इसके जो सिलेंडर आपने देखे होंगे ऑक्सीजन सिलेंडर्स को, उनको भी ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। और एविएशन और एरोस्पेस में जो देखा होगा आगे जो है हवाई जहाज के वो बना होता है डायनेमिक, और उसका जो फ्यूल टैंक होता है वो सब मैन्युफैक्चरिंग करती है। मेटल प्रोसेसिंग में भी इसका यूजेस काफ़ी होते हैं। तो ये बेसिकली बहुत लार्जेस्ट कंपनी है। इनका जो स्ट्रेंथ है वो डायनेमिक है काफ़ी, और इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग करती है, सप्लाई एंड कस्टमाइज टैंक पैकेजिंग सिस्टम पे ये काम करती है। तो बेसिकली कह सकते हैं लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है ये। स्टैंडर्ड कस्टमाइज सिनेमेजिक रिक्वायरमेंट डिज़ाइन करती है फॉर स्टोरेज के लिए। तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो जाते हैं टैंक्स बनाती है उस टाइप से करती है। ट्रांसफ़र फॉर सिनोजेटिक क्रॉस द एंट्री साइनोजेटिक टेम्परेचर को रेंज फ्रॉम 2 to 2 केल्विन, यानी कि -271 टू 73 डिग्री सेंटीग्रेड तक के जो टैंक होते हैं उनको ये मैन्युफैक्चरिंग करती है, उनको बनाती है। इसके जो टैंक यूज़ होते हैं दोस्तों वो हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और CO2, NO2, LNG एंड तो इथेल के लिए जो होता है ले जाने के लिए, इधर उधर ले जाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। बेसिकली इनके जो सेगमेंट है, डिवीजन, वो 3 टाइप की है। पहला इंडस्ट्रियल गैस है। तो इंडस्ट्रियल गैस में डिवीजन मैन्युफैक्चरिंग है, सप्लायर एंड install cylinder tanks and systematic for the storage, transportation and distribution for the industrial gas like such as green hydrogen, oxygen gas, nitrogen, argon, carbon और CO2, हाइड्रोजन और इस टाइप की जो गैसें हैं उनको सेल्स और सर्विस प्रोवाइड कराती है इधर से उधर ले जाने में। तो इंडस्ट्रियल गैस के लिए जो बनते हैं कंटेनर वो ये बनाती है। दूसरा LNG में काम करती है ये। LNG में जो ये मैन्युफैक्चरिंग करती है, सप्लायर एंड इंजीनियरिंग इक्विपमेंट फॉर LNG स्टोरेज जो होते हैं गैसेस उनको स्टोर करने, ट्रांसपोर्टेशन एज वेल एज स्मॉल स्केल LNG इंफ्रास्ट्रक्चर सोल्यूशन स्टेबल फॉर इंडस्ट्रियल एंड ऑटोमोटिव एप्लीकेशंस। तो इस टाइप से ये दोस्तों इसमें काम करती है। और तीसरा जो इसका है सिनोसेलेंडिक करके है, उसमें ये करती है डिवीजन प्रोवाइड बाय द इक्विपमेंट फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड ट्रंकी सोल्यूशन फॉर द साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इन्वॉल्व सिनोजेटिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेसिकली जो ये काम करती है, इस टाइप के जो टैंक्स बनते हैं दोस्तों उसको ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। उसके हिसाब से उसमें कितना टेम्परेचर रखना है, क्या है, इस टाइप से सारा मैनेज करके चलती है। अगर आप देखेंगे तो ये इंडिया में इसका है, साउथ अमेरिका और यूरोप में, बेसिकली 3 कंट्री में ही है। अब इसकी IPO साइज़ की अगर बात करें तो IPO साइज जो है वो 1459 तकरीबन 1460 करोड़ के लगभग का इसका IPO साइज है, यानी 1460 करोड़ के लगभग का है। और पूरा का पूरा आप देखेंगे तो OFS है, तो पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। ये थोड़ा सा एक निगेटिव इम्पैक्ट डालता है इन्वेस्टर पे, जहां कंपनी पूरा का पूरा OFS लेकर आती है, कुछ भी फ्रेश इशू नहीं है इसमें। तो ये थोड़ा इन्वेस्टर को लगता है कि जो
कंपनी के ओनर्स हैं या प्रमोटर्स हैं वो अपनी होल्डिंग को डाइल्यूट कर रहे हैं, पर हर बार ऐसा नहीं होता दोस्तों। तो इसलिए देखेंगे इसमें आगे क्या है, उसका पूरा बना हुआ डिटेल जानेंगे। अब बात करें आईपीओ की, तो 14 दिसंबर को ये ओपन होने जा रहा है, यानी कि इसी वीक में आपको देखने को मिलेगा। 18 को क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू कंपनी ने ₹2 पर शेयर रखी हुई है। वहीं प्राइस बैंड की बात करें, ₹627 से लेकर ₹660 पर शेयर है। 22 शेयर का लॉट होने जा रहा है। टोटल इशू साइज की बात करें तो 1459 करोड़ का ये टोटल इशू साइज है, जिसमें पूरा का पूरा ये ऑफर फॉर सेल है। और आपको इसकी लिस्टिंग जो है एनएससी बीएससी दोनों पे दिखाई देगी। ये मेन बोर्ड लाइन का आईपीओ है। वहीं बात करते हैं इसके लॉट साइज की, तो लॉट साइज जो है 22 शेयर का एक लॉट होने जा रहा है। रिटेल कैटेगरी में एक लॉट 22 शेयर का है, जिसके लिए आपको पे करने होंगे ₹14,520। वहीं रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम लॉट जो अप्लाई कर सकते हैं वो 13 लॉट है, जिसमें 286 शेयर मिलेंगे, ₹1,88,000 पे करने हैं। स्मॉल एचएनआई में मिनिमम 14 लॉट अप्लाई करने हैं, 308 शेयर मिलेंगे, 2,03,000। स्मॉल एचएनआई में मैक्सिमम 68 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1496 शेयर मिलेंगे, 9,87,000। और बिग एचएनआई में 69 लॉट अप्लाई करेंगे, 1,518 शेयर मिलेंगे, जिसमें 10 लाख आपको लगभग पे करने होंगे। तो इस टाइप से ये सेगमेंट बना हुआ है। अब बात कर लेते हैं आगे कि इसमें तो कंपनी का होल्डिंग पैटर्न क्या कहता है। सो जैसे कि हम बेसिकली पहले भी बात कर रहे थे कि प्रमोटर क्या ज़्यादा डाइल्यूट कर रहे हैं 75% से या क्या है। तो इनोवेक्स सीवीए आईपीओ का जो प्रमोटर होल्डिंग है वो पवन कुमार जैन जी हैं, और नेत्रा जैन जी हैं, सिद्धार्थ जैन जी हैं, इश्ता जैन जी हैं। तो ये जैन फैमिली है पूरा, और 99.30% यानी 100% इन्हीं के पास लगभग था। तो अभी तक इन्होंने डाइल्यूट जो किया है वो 75% किया है, यानी सेबी के अकॉर्डिंग 75% मिनिमम तो होना ही चाहिए। तो 25% ही डाइल्यूट किया है इन्होंने, 24 to 25%, तो ठीक ठाक है। और कह सकते हैं यहाँ कि ओएफएस कंपनी नहीं लाई, लेकिन जो ओएफएस डाइल्यूट कर रही है वो जेन्युइन है। तो ये भी देखते हैं। बाकी फाइनेंशियल बताएंगे कंपनी की किस टाइप से है। रिजर्वेशन चार्ट की बात करें तो 50% क्यूआईबी के लिए रखा गया है। वहीं अगर हम बात करें रिटेल कैटेगरी के लिए तो 35% का पोर्शन रखा गया है, और एचएनआई कैटेगरी के लिए आपको 15% के लगभग देखने को मिलेगा। तो रिटेल के लिए काफ़ी अच्छा पोर्शन है, जिस हिसाब से इशू साइज है वो काफ़ी अच्छा है, 35% लगभग रिटेल को मिलेगा इसमें। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल पैरामीटर की कंपनी के फाइनेंशियल क्या कहते हैं, कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल कितने स्ट्रांग है, ये डिटेल से जानेंगे। तो अगर अब तक आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। अब चलते हैं प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में कंपनी ने क्या दिया है दोस्तों। तो इनोवेक्स इंडिया लिमिटेड फाइनेंशियल का अगर आईपीओ की बात करें और इसके फाइनेंशियल को देखें तो रेवेन्यू में कंपनी ने 22% का ग्रोथ दिखाया है, जबकि पैट में यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 17% का ग्रोथ है, और ये लास्ट 2 ईयर का है, तो 21 और 22 का। तो रेवेन्यू में देखेंगे तो 22% का ग्रोथ दिखाया है, और वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में कंपनी ने 17% का ग्रोथ दिखाया है। तो ये ग्रोथ लास्ट 2 ईयर्स का है जो दिख रहा है, और फाइनेंशियल ईयर 22 और फाइनेंशियल ईयर 23, तो 2 साल में रेवेन्यू और प्रॉफिट में काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। अब बात कर लेते हैं लास्ट 3 ईयर के चार्ट की, तो वहाँ कंपनी कैसा दिख रही है, लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी ने क्या परफॉर्म किया है। तो हम 21, 22, 23 3 साल का देखेंगे, और लास्ट में एक क्वार्टर भी देखेंगे जो अभी रिसेंट का 30 सितंबर 2023 को क्लोज हुआ था, जहाँ एसेट कंपनी के पास 1155 करोड़ के थे, रेवेन्यू कंपनी का 580 करोड़ का था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 103 करोड़ का था, नेटवर्थ कंपनी की 554 करोड़ की थी, और बोरिंग सिर्फ 31 करोड़ कंपनी के पास था। रिजर्व सरप्लस कुछ है नहीं। वहीं बात करें 3 साल की लास्ट ईयर की 21, 22, 23 की, तो 3 फाइनेंशियल ईयर में कंपनी पे एसेट जो थे वो 687 करोड़ थे, 21 में बढ़ के 22 में हो गया 896, और 23 में बढ़ के हो गया 1148 करोड़। तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट का गेन, एसेट में कंपनी ने अच्छा दिखाया है, और आप कह सकते हैं कि सुपर जो है इंक्रीमेंट हुआ है। वहीं बात करते हैं रेवेन्यू की, रेवेन्यू पीस में 608 करोड़ था, 21 में, 22 में बढ़ के हो गया 803, और 23 में बढ़ के हो गया 984 करोड़। काफ़ी अच्छा इसमें भी ग्रोथ दिखाया, इंक्रीमेंटल ग्रोथ चल रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 96 करोड़ से स्टार्ट किया था 21 में, 22 में बढ़ के 130, और 23 में बढ़ के 152 करोड़। यहाँ भी ग्रोथ कंपनी ने एक्सेलेंट दी है। वहीं नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ कंपनी की 371 करोड़ थी 21 में, 22 में बढ़ के हो गई 502 करोड़, और 23 में बढ़ के हो गई 549 करोड़, लगभग 550 करोड़ के लगभग। तो यहाँ भी नेटवर्थ भी काफ़ी अच्छा है, मतलब कि कंपनी सारे ही ट्रेंड में, पॉजिटिव ट्रेंड में जा रही है। एसेट की बात करें, रेवेन्यू, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड नेटवर्थ की। रिजर्व सरप्लस कंपनी पे भी कुछ ऐसे डिस्क्लोज किए नहीं है, दिख नहीं रहे। बोरिंग की बात करें तो वो भी डिक्रीजिंग ट्रेंड में है, 60 करोड़ का बोरिंग था मार्च 2021 में, 22 में घट के हो गया 43 करोड़, और 23 में यहाँ कुछ शो नहीं कर रहा है, जबकि अभी रिसेंट क्वार्टर का देखें तो 31 करोड़ के लगभग आज की डेट में बोरिंग है। तो बोरिंग को भी हम गुड की श्रेणी में रख सकते हैं, क्योंकि बोरिंग जो है वो डिक्रीजिंग ट्रेंड में है, और जब डेप्थ या बोरिंग डिक्रीजिंग ट्रेंड में कंपनी कर रही होती है, इसका मतलब कंपनी अपने बोरिंग्स पे काम कर रही है, बोरिंग को रिड्यूस कर रही है, यानी कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा रही है। तो यहाँ जो बोरिंग है वो गुड कैटेगरी में इसीलिए रखा गया है कि कंपनी रिड्यूस कर रही है। देखिए आप 60 करोड़ से आज की डेट में 31 करोड़ पे कंपनी पहुंच चुकी है अपने बोरिंग को। बाकी पैरामीटर की बात करें तो एसेट, रेवेन्यू पार्ट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेटवर्थ काफ़ी स्ट्रांग है, यानी 5 आउट ऑफ 4 हम देंगे, और गुड फाइनेंशियल कह सकते हैं, मतलब ओवरऑल कंपनी के जो फाइनेंशियल है वो काफ़ी स्ट्रांग इंडिकेशन दिखा रहे हैं। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात कर लेते हैं।
की परफॉर्मेंस इंडिकेटर को देखते हैं तो यहाँ जो मार्केट कैप है कंपनी का वो 5,990 यानी 6,000 करोड़ के लगभग की कंपनी है, तो स्मॉल कैप कैटेगरी की है। पी की बात करें तो 39%, 39.22 पॉइंट है लगभग, तो ये काफ़ी ओवर वैल्यूड लग रहा है मुझे। वैल्यू जो है वो हाई दी गई है, उस हिसाब से थोड़ा सा और कम हो सकता था इसका इशू प्राइस। वहीं मार्केट कैप आपने देख ही लिया 6,000 करोड़ के लगभग है। आरओई की बात करें काफ़ी अच्छा एक्सीलेंट है, 28% है लगभग, यानी कि 15% से ऊपर जो है बेसिकली बहुत अच्छा माना जाता है। आरओसी की बात करें तो वो भी 15% से ऊपर अच्छा माना जाता है। यहाँ 37% है, तो दोनों ही पैरामीटर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 28 और 37% आरओई और आरओसी है, तो सुपर कह सकते हैं, सुपर एक्सीलेंट कैटेगरी में रख सकते हैं इसको। वहीं अगर हम बात करें अगले पैरामीटर की तो वो है इसका ईपीएस, तो ईपीएस भी काफ़ी अच्छा है, अर्निंग पर शेयर, जो कि लगभग 13-14% के लगभग होता है। यहाँ आपको 16.83% लगभग 17% के लगभग है, ये भी एक्सीलेंट है। RONW रिटर्न ऑफ नेटवर्थ की अगर हम बात करें तो वो भी 28% के लगभग आपको दिखाई दे रही है, तो ये भी सुपर है, क्योंकि नेटवर्थ भी करीबन 15 से ऊपर ही स्टैंडर्ड माना जाता है। तो यहाँ देखिए काफ़ी अच्छा है, तो फंडामेंटली कंपनी काफ़ी अपने को स्ट्रॉन्ग प्रेजेंट कर रही है, तो फाइनेंशियली और फंडामेंटली कुल मिला के कह सकते हैं कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दिखा रही है। वहीं हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू की, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू इसमें है कैरी आउट द ऑफर फॉर सेल्स, तो ये ऑफर फॉर सेल करें इक्विटी शेयर फॉर सेलिंग शेयर होल्डर्स एंड अचीव द बेनिफिट ऑफ लिस्टिंग द इक्विटी शेयर्स फॉर द स्टॉक एक्सचेंज। फर्दर द कंपनी एक्सपर्ट that the process listing of equity share will be exchange with visible and brand image as well as providing a public marketing the equity share India। तो बेसिकली इनका मोटो जो है वो इक्विटी शेयर इंडिया मार्केट में जो लिस्टिंग करना है और पब्लिसिटी कंपनी की थोड़ी करना है। अब इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं, वो क्या होने जा रही है दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट डेट्स एक बार नोट कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट डेट है 14 तारीख को ये ओपन होगा, यानी कि 14 दिसंबर को ये ओपन होने जा रहा है, और उसके बाद 18 दिसंबर तक ये चलेगा, बिकॉज बीच में सैटरडे संडे है तो इसलिए काफ़ी लंबा है, बट 3 डेज़ का ही आईपीओ है। बेसिक और अलॉटमेंट आपको 19 दिसंबर को देखने को मिलेंगे, अगर आपको अलॉटमेंट आता है इसमें तो 19 दिसंबर को देखने को मिलेंगे। अगर नहीं आता है तो इनिशिएट ऑफ रिफंड भी आपको जो है 20 दिसंबर तक आपके अकाउंट में देखने को मिलेंगे, और जिन लोगों को मिलता है उनको क्रेडिट जो डीमेट अकाउंट में शेयर होंगे वो उसकी तारीख भी 20 दिसंबर ही है, तो 20 दिसंबर तक फाइनली ये दिख जाएगा आपको। लिस्टिंग का डेट जो है उसका 21 दिसंबर है, थर्सडे के दिन, तो ये लिस्ट हो जाएगा एनएससी और बीएससी दोनों पे 21 तारीख को। तो हमें याद रखना है कट ऑफ डेट, सो कट ऑफ डेट और कट ऑफ टाइम जो इसका है वो 5 बजे शाम को 18 दिसंबर से पहले पहले इसमें अप्लाई करना बनता है। यहाँ कोई भी अप्लाई करने के लिए रिकमेंडेशन नहीं है, आपको अपना रिस्क और अपना एनालिसिस करके करना है। अब बात कर लेते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की, वहाँ क्या डिमांड चल रही है। तो ग्रे मार्केट में काफ़ी अच्छी डिमांड है दोस्तों इसकी, और अगर आप देखेंगे ग्रे मार्केट में तो इनोक्स इंडिया आईपीओ का जो प्राइस बैंड रखा गया है वो 660 रुपये के लगभग है, और 253 रुपये जीएमपी चल रही है आज की डेट में, यानी 38 से 40% का लगभग प्रॉफिट दिखा रहा है आज की डेट में, तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है। फायर रेटिंग की बात करें वो भी काफ़ी अच्छी है, तो तकरीबन 4 की बन रही है, और एक लॉट पे जो हमें देखने को मिल रहा है प्रॉफिट वो 5,566 रुपये आज की डेट में देखने को मिल रहा है, बिकॉज ग्रे मार्केट अप डाउन होता रहता है। तो आज की डेट में तो 5500 रुपये लगभग एक लॉट में दिख रहा है। 1460 करोड़ के लगभग का इशू साइज है, 14 दिसंबर को ओपन होगा और 18 दिसंबर को ये आईपीओ फाइनली क्लोज हो जाएगा। तो लिस्टिंग गेन की बात करें तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अगर हम देखें तो 22 शेयर का लॉट है और 253 रुपये लगभग जिसकी जीएमपी है, तो 22 × 253 तकरीबन 5566 रुपये लगभग एक लॉट पे मिल रहे हैं, जहाँ की एक लॉट 14,500 रुपये का है, वहीं 5566 रुपये लगभग इसमें और जोड़ लीजिए तो तकरीबन आपके बचते हैं 15-20 साढ़े 20,000 रुपये के लगभग आपको एक लॉट पे देखने को मिलेंगे। तो काफ़ी अच्छा है कि पहले ही दिन आपको काफ़ी अच्छा 40% के लगभग दिख रहा है, और बेसिकली ये हमारे क्राइटेरिया को भी मैट करता है, जहाँ की हम मिनिमम 30% के लगभग लिस्टिंग गेन की उम्मीद रखते हैं, तो वहाँ हम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ लिस्टिंग गेन ऑलरेडी 40% है, तो ईजिली हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ कर सकते हैं, बिकॉज 40% है, और लॉन्ग टर्म के लिए भी कर सकते हैं, बिकॉज कंपनी के फाइनेंशियल काफ़ी स्ट्रॉग है। बट यहाँ कोई भी आपको रिकमेंडेशन नहीं दिया जा रहा है कि आप इसमें अप्लाई करिए, आपको अपना रिस्क और अपना एनालिसिस करके ही देखना है। तो ये बस एक छोटा सा वीडियो था जो हमने बताया इस कंपनी के बारे में। फिर भी हमें स्टिल वेट और वॉच करना चाहिए डे 1 का, जबकि हम डे 1 का सब्सक्रिप्शन देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि जीएमपी स्टेबल है या कम हो गई है या और ज़्यादा बढ़ गई है, वो सब डिसाइड करेंगे अपने पहले दिन के वीडियो में। तो आपको वीडियो कैसा लगा, होप सो वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।